प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर का सेकंड पेपर उप समाज शास्त्रों का परिचय के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे नगरीकरण एवं नगरवाद, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय समाज पर नगरीकरण के प्रभाव। भारतीय समाज पर नगरीकरण के निम्नलिखित प्रभाव पड़े हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है विवाह पर प्रभाव। नगरीकरण ने हिंदू विवाह के उद्देश्यों तथा प्रथाओं को बदला है। विवाह का उद्देश्य अब धर्म न होकर रति हो गया है। प्रेम विवाहों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। विधवा पुनर्विवाह, विवाह विच्छेद, अंतरजातीय विवाह अधिक होने लगे हैं। नंबर 2 परिवार पर प्रभाव। नगरीकरण के परंपरागत संयुक्त परिवारों को एकाकी परिवारों में बदला है। नगरों में आवास की समस्या के कारण 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के सदस्य एक छत के नीचे नहीं रह पाते, एक चूल्हे पर बना भोजन नहीं कर पाते। शहर की महंगाई के कारण व्यक्ति अपने एकाकी परिवार तक सिमट कर रह जाता है। नंबर 3 जाति प्रथा पर प्रभाव। नगरों में जाति के विभिन्न प्रतिबंधों में शिथिलता आई है। जाति में सदस्यता, व्यवसाय, विवाह, खान पान, सामाजिक संबंध, छुआछूत आदि प्रतिबंध होते हैं। नगरों में ये प्रतिबंध समाप्त हो गए हैं। इसी प्रकार व्यक्ति अपनी पसंद का व्यवसाय करता है। विवाह बाहर की जातियों में होने लगे हैं। नगरों में जाति पंचायत कम महत्वपूर्ण है। नंबर 4 स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। नगरीकरण ने स्त्रियों की स्थिति को पुरुषों के बराबर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नगरों में स्त्रियां घर की चार दीवारी से बाहर आ गई हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं, स्वयं नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, राजनीतिक क्षेत्रों में कार्य करती हैं। नगरों में पर्दा प्रथा काफी कम हो गई है। बाल विवाह की प्रथा नगरों में देखने को कम मिलती है। प्रेम विवाह, विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह का प्रतिशत दिन प्रतिदिन नगरों में बढ़ता ही जा रहा है। नंबर 5 सामाजिक गतिशीलता में परिवर्तन। जाति प्रथा में जो निम्न जाति में जन्म लेता था, आज जन्म उसी जाति का सदस्य रहता था। जाति में सामाजिक गतिशीलता नहीं थी। नगरों में जाति के बंधन शिथिल हो गए हैं। व्यक्ति अपने गुणों, मेहनत, ईमानदारी, शिक्षा, लगन आदि के द्वारा अपनी परिस्थिति सुधार कर उच्च वर्ग में जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अन्य परिवर्तन। नगरीकरण के द्वारा समाज के अन्य अनेक क्षेत्रों में भी परिवर्तन हुए हैं। नगर का व्यक्ति विकास करता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, वह कम अंधविश्वासी होता है। धार्मिक दृष्टि से भी वह आस्तिक कम और वैज्ञानिक विचारधारा वाला अधिक बन जाता है। नए नए परिवर्तनों का स्वागत करता है, समस्याओं के कारणों की खोज करता है, भाग्य पर कम विश्वास रखता है। सामाजिक नियंत्रण के साधनों में भी नगरों में परिवर्तन देखने को मिलता है। नगरीकरण की समस्याएं। नगरीकरण की अनेकानेक समस्याएं हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है अधिक जनसंख्या। आज नगरों की आबादी विस्फोटक गति से बढ़ रही है। अधिकांश लोग नगरों में झुग्गी झोपड़ियों में नारकीय जीवन जीते हैं, गंदे पानी तथा कचरे के ढेर के नीचे अभाव की जिंदगी जीते हैं। नगरों की निम्न समस्याएं भी जनसंख्या की वृद्धि के कारण ही पैदा होती हैं। नंबर 2 आवास और गंदी बस्तियां। नगरों में आवास समस्या एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या है। मकानों की कमी के कारण झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों और फुटपाथ पर जीवन यापन करने वालों की संख्या की तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। गंदी बस्तियों में अन्य अनेक सामाजिक समस्याएं भी पैदा हो जाती है, जैसे अशिक्षा, बाल शोषण, वेश्यावृत्ति, नशाखोरी, बाल अपराध, मादक पदार्थों का दुरुपयोग, व्यसन आदि। नंबर 3 जल आपूर्ति तथा जल निकास। पेय एवं स्वच्छ जल भी नगरों की आवश्यकता है। शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान के अनुमानानुसार कुल शहरी आबादी के 80% को जल प्रदाय सुविधा उपलब्ध है, परंतु स्वच्छ जल सुविधा मात्र 40% को ही है। देश की सभी नदियों का पानी नगरों एवं औद्योगिक केंद्रों द्वारा गंदगी नदियों में छोड़ने के कारण प्रदूषित हो गया है। रंगाई के कारखाने तथा औद्योगिक इकाइयां जल का बिना कोई शुद्धिकरण या ट्रीटमेंट किए प्रदूषित जल नदियों या मिट्टी में छोड़ देते हैं। इससे दूर तक के क्षेत्रों के कुओं का जल भी प्रदूषित हो जाता है। भारत में एक भी नगर ऐसा नहीं है जहां पर पूर्ण रूप से गंदा पानी एवं मल विसर्जन नालों की व्यवस्था हो। खुले गड्ढों तथा मकानों के आसपास गंदे पानी के एकत्र होने से
मक्खी मच्छर पनपते हैं जो बीमारी फैलाते हैं, बस्तियां सड़ती हैं। नंबर 4 कचरा। यह अनुमान लगाया गया है कि शहरी कचरे में से लगभग 30% असंग्रही पड़ा रहता है और इसकी मात्रा में निरंतर वृद्धि होती रहती है। नंबर 5 स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। नगरों में कई प्रकार की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होती हैं। केवल कुछ वर्ग एवं सरकारी कर्मचारियों को उनका पूर्ण उपभोग करते हैं, परंतु निर्धन लोगों को ऐसी सुविधाएं प्राप्त करना असंभव नहीं तो कम से कम कठिन तो अवश्य है। नंबर 6 परिवहन और यातायात। देश की गरीब हालात के कारण परिवहन एवं यातायात की गंभीर समस्या नगरों में देखी जा सकती है। नगरों में अधिकतर लोग बसों और टेम्पो में यात्रा करते हैं। कार्यालय से घर का सफर बसों से करने के कारण नगरवासी सुबह और शाम 2-2 घंटे खराब करते हैं। कुछ महानगरों तथा नगरों में रेल सेवा का प्रयोग करते हैं, परंतु उससे भी काफी समय बर्बाद होता है। सरकार अभी उचित व्यवस्था नहीं कर पाई है और आम आदमी अपना निजी वाहन नहीं रख सकता है। नंबर 7 प्रदूषण। नगरों में दूषित पर्यावरण ने लोगों का जीवन दूभर कर दिया है। वायु, जल, ध्वनि ये तीनों प्रदूषण सभी नगरों की समस्या है। नगरों में मोटर, कारों, टेम्पो, बस आदि से निकलने वाला धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा और नाइट्रोजन के कई प्रकार के ऑक्साइड वायु में मिलकर उसे दूषित कर देते हैं। उद्योग धंधे भी वायु प्रदूषण बढ़ाते हैं। मानव शरीर पर इनका बहुत ज्यादा घातक प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण एवं जहरीली गैसों के हानिकारक प्रभावों के कारण श्वास की बीमारियों के अलावा आंखों में जलन, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, कुपोषण, तपेदिक, त्वचा रोगों के अतिरिक्त और अनेक बीमारियां हो जाती हैं। नंबर 8 भीड़ भाड़ और निर्व्यक्तीकरण। नगरों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होता है। लोग आस पड़ोस तथा दूसरों के प्रति उदासीन हो जाते हैं। भीड़ भाड़ में रहने के कारण अनेक बीमारियां फैलती हैं। महानगरों में तो एक कमरे में 5-6 से लेकर 10-10 व्यक्ति एक साथ रहते हैं। व्यक्ति भीड़ में अलग थलग सा पड़ जाता है। लोगों में भाव शून्यता तथा उदासीनता का गुण सामान्य बात हो जाती है। नगरीय समस्याओं के कारण। मैकवे और आर्थर शोस्टक ने मॉडर्न सोशल प्रॉब्लम्स में अमेरिका के नगरों की 4 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख किया है। उनके द्वारा वर्णित समस्याओं के संदर्भ में भारत के नगरों की निम्न समस्याओं का वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है। नंबर 1 है प्रव्रजन, माइग्रेशन। विश्व तथा भारत के सभी नगरों की प्रमुख समस्या नगरों में विस्फोटक गति से आबादी का बढ़ना है। यह आबादी प्रव्रजन के कारण बढ़ती है। नगरों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि की सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण लोग नगरों की ओर प्रव्रजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब, निर्धन, बेरोजगार नगरों में आकर बस जाते हैं। इससे नगर के राजस्व के स्रोतों में कमी आ जाती है। राजस्थान में नगर की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 40% है तथा राष्ट्रीय दर 36 है। राजस्थान की 4 करोड़ 40 लाख आबादी का लगभग 25% भाग नगरों में निवास करता है। इस नगरीय आबादी का 25% भाग गंदी बस्तियों में रहता है। जयपुर राज्य का सबसे बड़ा नगर है। नगरों की प्रमुख समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या ही है। सभी समस्याओं जैसे आवास, गंदी बस्ती, ध्वनि, जल प्रदूषण, कचरे के ढेर आदि के कारण यहाँ विस्फोटक जनसंख्या है। नंबर 2 है औद्योगिकरण। जो नगर औद्योगिकरण के कारण बसे हैं वहां तो प्रदूषण संबंधी घोर समस्याएं हैं। नगरों में अनेक सुविधाओं के कारण पूंजीपति बड़े बड़े कल कारखाने नगरों या उनके आसपास खोलते हैं, जिससे कचरा, गंदगी, वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। औद्योगिकरण के कारण नगरों में अनेक समस्याएं पैदा होती है, जैसे गंदी बस्तियां, झुग्गी झोपड़ियां, चाल, अस्वास्थ्यकर वातावरण, नशे की प्रवृत्ति, बिखरते परिवार आदि। नंबर 3 है दोषपूर्ण नगर योजना। अगर नगर का विकास योजनाबद्ध तरीके से सभी बातों को ध्यान में रखकर किया जाए तो नगर की अनेकानेक समस्याएं पैदा ही ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चंडीगढ़ भारत का नियोजित नगर है, लेकिन वहां पर भी जल निकास व्यवस्था नहीं है। नगर की दोषपूर्ण योजना के कारण आए दिन सड़कें तोड़ी जाती है, कभी पानी का पाइप डालने के लिए, कभी टेलीफोन के तार डालने के लिए, तो कभी गंदा पानी व मल निकास के लिए गटर लाइन डालने के लिए सड़कें तोड़ी जाती है। प्रभावशाली लोग निहित स्वार्थों के कारण घनी आबादी क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाले कारखाने खोल देते हैं। योजनाओं में निजी स्वार्थ के लिए फेरबदल करवा डालते हैं। सर्वत्र नियमों का उल्लंघन मिलता है। श्रमिकों के लिए आवास सुविधा का ध्यान नहीं रखा जाता है। इससे गंदी बस्तियां दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। नंबर 4 सरकार की उदासीनता। नगर पालिकाएं एवं नगर निगम
नगर का विकास तथा प्रसार तो करती रहती है, नई नई बस्तियां बसाती रहती है, परंतु उनके लिए सुख सुविधाएं जुटाने तथा व्यवस्था करने पर ध्यान नहीं देती हैं। इन संगठनों के अध्यक्ष राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, उनमें संकल्प एवं क्षमता का अभाव होता है। अगर सक्षम अधिकारी कुछ करना चाहता है तो ये लोग उन्हें करने नहीं देते। नियमानुसार कार्य करना तो आज की परिस्थितियों में असंभव है। प्रभावशाली लोग विभिन्न तरीकों से बाधाएं पहुंचाते रहते हैं, गैर कानूनी भवन निर्माण करते रहते हैं। उन पर सरकार सख्ती नहीं करती है, बल्कि सहयोग करके अनधिकृत निर्माण कार्यों को प्रोत्साहन देती है, जिससे नगर की समस्याएं घटने के स्थान पर दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हैं। सरकार की उदासीनता तथा अकर्मण्यता नगरीय समस्याओं के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। नगरीय समस्याओं के समाधान। नगरीय समस्याओं के विभिन्न समाधान वैज्ञानिकों तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समय समय पर सुझाए गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है नगरीय एवं क्षेत्रीय योजनाएं। नगरों की आधारभूत समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या तथा जनसंख्या के घनत्व में निरंतर वृद्धि की है। इसको रोकने के लिए आवश्यक है कि योजनाएं 2 स्तरों पर बनाई जाए। नंबर 1 नगरीय योजनाएं, नंबर 2 क्षेत्रीय योजनाएं। नगरीय योजना के द्वारा नगरों के आवास की समस्या, गंदी बस्तियों में रहने वालों को मकान उपलब्ध करवाना, गंदे पानी एवं मल के निकास की व्यवस्था, कचरे को नष्ट करने आदि कार्यक्रमों द्वारा समाधान करना है। क्षेत्रीय योजनाओं द्वारा ग्रामीण संख्या को घनी आबादी वाली नगरों में जाने से रोकना है। नंबर 2 उद्योगों को अन्य क्षेत्रों में प्रोत्साहित करना। नए उद्योगों को नगरों में एक सीमा के बाद खुलने से रोका जाए तथा अन्य क्षेत्रों से सुविधा देकर खोले जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उद्योगों का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। नंबर 3 है वित्तीय साधनों की व्यवस्था। नगरों की अनेक समस्याओं का कारण वित्तीय साधनों का अभाव है, जिसके कारण अनेक विकास कार्यक्रम नहीं हो पाते। ये विकास कार्यक्रम है सड़क, गरीबों तथा श्रमिकों के लिए सस्ती आवास सुविधा, नल बिजली की सुविधा, गंदा पानी एवं मल के निकास के लिए सीवरेज लाइन आदि। इसके लिए वित्तीय संसाधन जुटाने चाहिए। जब तक वित्तीय साधन नहीं जुटाए जाएंगे, नगरों की समस्याएं दिनों दिन बढ़ती ही चली जाएंगी। नंबर 4 कानूनों में सुधार। विभिन्न नगरों में मकान किराया कानून, भवन निर्माण कानून, कृषि भूमि पर मकान बनाने संबंधी कानून आदि अनेक कानून होते हैं। इनकी प्रक्रियाओं से लेकर मकान बनाना या किराए पर देना बड़ा कठिन कार्य है। इसी प्रकार बाल श्रमिक नियंत्रक कानून में कई कमियां हैं। इस कारण बालकों का शोषण होता है। वायु एवं ध्वनि प्रदूषण कानून को ठीक से लागू नहीं किया जाता। संबंधित सरकार को इन विभिन्न कानूनों में संशोधन करके इन्हें व्यवहारिक एवं उपयोगी बनाना चाहिए। नंबर 5 है निजी वाहनों को प्रोत्साहन। नगरों में परिवहन राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है, जो अधिक खर्चीला तथा घाटे का कार्य होता है। नगर वासियों को कई कई घंटों तक वाहन बस स्टैंड पर उपलब्ध नहीं होते, इसलिए सरकार को नगर वासियों की सुविधा के लिए निजी कंपनियों को परिवहन चलाने की छूट देनी चाहिए। इससे जनता को जाने आने में सुविधा अधिक मिलेगी तथा वह अतिरिक्त वित्तीय भार सहन भी कर लेगी, जो निजी कंपनियां जनता पर डालेंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुझाव। निम्नलिखित सुझाव हैं। नंबर 1 है संगठनों के प्रयास। नगरों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं को जन चेतना जागृत करनी होगी। ऐसा वे नगरों में स्वास्थ्य की समस्याओं पर विचार गोष्ठियां एवं चर्चा करके विचार मंचों के द्वारा सुझाव आमंत्रित करके कर सकती हैं। नंबर 2 प्रदूषण पर नियंत्रण। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारणों तथा कारकों को नियंत्रित करने के लिए संबंधित सरकारों तथा संगठनों को अंकुश लगाना चाहिए। कठोर अधिनियम पारित करनी चाहिए। ऐसा करना सरकार का कर्तव्य एवं नैतिक उत्तरदायित्व भी है। नियम पारित करना ही पर्याप्त नहीं है। नंबर 3 जनसंख्या दबाव एवं प्रव्रजन पर नियंत्रण। विभिन्न संस्थाओं तथा सरकारों को नगरों में बढ़ते जनसंख्या के दबाव को कम करने तथा ग्राम वासियों के प्रव्रजन को रोकने के लिए गांव में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। नगरों जैसी आवश्यकताओं की पर्याप्त आपूर्ति गांव में उपलब्ध करवानी चाहिए, जिससे ग्रामीण जनता नगरों की ओर पलायन न करें। नंबर 4 स्वस्थ इकाइयों की स्थापना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक सुझाव यह भी दिया है कि नगरों में प्रत्येक क्षेत्र में छोटी छोटी स्वास्थ्य इकाइयां स्थापित की जाएं, जैसे स्वस्थ पाठशाला, स्वस्थ कार्यस्थल, स्वस्थ बाजार आदि। इनके द्वारा स्वतः ही स्वस्थ समस्या मुक्त नगर का विकास अपने आप होता चला जाएगा। अन्य कार्य मनोरंजन के लिए
स्वस्थ स्थलों का विकास किया जाए, नगर के वृद्ध नागरिकों के लिए डे सेंटर खोले जाएं, नगर की बस्तियों में वृक्षारोपण किया जाए, धूम्रपान रहित क्षेत्रों का धीरे धीरे विकास किया जाए, पुलिस तथा स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग एवं तालमेल से नगर में हो रहे अपराधों को नियंत्रित किया जाए, सभी क्षेत्रों में नागरिकों में समन्वय की भावना जागृत करके स्वस्थ परिवार, स्वस्थ बस्तियां, स्वस्थ पाठशाला, स्वस्थ बाजार, स्वस्थ मनोरंजन के केंद्र आदि विकसित करके एक समस्या रहित स्वस्थ सुखमय नगर का विकास किया जाए। नगरवाद एक व्यापक एवं विशिष्ट विषय है जिसका अध्ययन समाज शास्त्रीय, नगरीय समाज शास्त्री, वास्तुविद, योजनाकार आदि करते हैं। सभी विषयों के वैज्ञानिक अपने अपने दृष्टिकोण से इसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। नगरवाद की परिभाषा। नगरवाद नगरों का अध्ययन है, उनका सामाजिक और सांस्कृतिक, पर्यावरण, आर्थिकी, राजनीतिक, भूगोल, भूरचना, भौतिक लक्षण, जनसंख्या, जलवायु, मौसम तथा इन सब का पर्यावरण के निर्माण में प्रभाव। नगरवाद एक अवधारणा है जिसका प्रयोग समाज शास्त्री, मानव शास्त्री, पुरातत्व शास्त्री उस प्रेरणा से लगाते हैं जिससे प्रभावित होकर या प्रेरित होकर लोग नगरों में जाकर रहते हैं या बस जाते हैं। लुईस विर्थ के अनुसार नगरवाद एक जीने का तरीका है, अर्थात नगरों में जीने के तरीके को नगरवाद कहते हैं, अर्थात नगरवाद उनके जीने का तरीका है जो नगरों में रहते हैं। नगरवाद से संबंधित उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नंबर 1, नगरवाद नगरों एवं कस्बों के जीने का तरीका है। नंबर 2, नगरवाद नगरों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है। नंबर 3, नगरवाद एक प्रेरणा है जो लोगों को नगरों और कस्बों में रहने बसने के लिए आकर्षित करती है। नंबर 4 है नगरवाद नगरों की जटिलता है। नंबर 5, नगरवाद एक समाज शास्त्रीय, मानव शास्त्रीय, पुरातत्व शास्त्रीय, भूगोल और अन्य अनेक सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित अवधारणा है। नंबर 6 है आजकल नगरवाद नगर योजना के रूप में जाना समझा जाता है। नगरवाद नगर की योजना के निर्माण का स्वरूप है। नगरवाद के सिद्धांत। वर्तमान में अनेक वास्तुविद, योजनाकार और समाज शास्त्री जैसे लुईस विर्थ आदि अपने अपने दृष्टिकोण से यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि लोग सघन बसे नगर क्षेत्रों में कैसे रहते हैं। विश्व के अनेक भागों में समकालीन नगरवाद नगर योजना के रूप में समझा जाता है, अर्थात नगरवाद को नगर की योजना के निर्माण एवं कार्यान्वित के रूप में परिभाषित एवं समझा जाता है। विर्थ बताते हैं कि नगरवाद को नगर की भौतिक वास्तविकता के रूप में नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह अध्ययन करना चाहिए कि यातायात और संचार में जो तकनीकी विकास हुआ है उससे नगर के जीने के तरीके को नगर की सीमाओं से कहीं अधिक विस्तार कर दिया गया है। इनके अनुसार संसार में जितने भी नगर हैं उतनी ही नगर की रचनाएं हैं एवं सिद्धांत तथा परिभाषाएं हैं। इसलिए नगरवाद से संबंधित परिभाषा एवं सिद्धांत निर्माण कार्य को रोक देना ही श्रेयस्कर होगा, ठीक होगा। निष्कर्ष के तौर पे यह कहा जा सकता है कि अभी तक नगरवाद से संबंधित कोई सर्वमान्य सिद्धांत प्रतिपादित नहीं हुआ है। तो बच्चों, आज ये अध्याय यहीं पे खत्म होता है और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे न्यू टॉपिक पर, प्रवास, जिसे अंग्रेजी में हम माइग्रेशन भी कहते हैं। धन्यवाद।